इस वीडियो में बिहार ऑल इन वन यूथ कंपटीशन टाइम का जो 25-26 का जो प्रीवियस ईयर का जो बुक है इसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। इस बुक में पिछले 24 वर्षों के पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन किया गया जिसको रिवीजन करेंगे फास्ट में। एक बात तो बिल्कुल सच है, आराम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे और मेहनत करोगे तो सफल बन जाओगे। इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र वह घटक है जो प्रकृति को साफ बनाए रखने में कार्य करता वह है अपघटक है। अपघटक वह तंत्र है जो प्रकृति को साफ बनाए रखने में कार्य करता है। पारिस्थितिकी को साफ रखने में अपघटक कार्य करता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का मैदान को कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं। धान के मैदान को कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाजन एंजिन दर्शाने की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाजन एंजिन दर्शाने वाली क्रिया को सुपोषण कहते हैं। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है लाइकेन। शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता कहलाता है लाइकेन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा। उत्पादक खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर होता है उत्पादक। वह परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक वर्ग में आते हैं। उत्पादक वर्ग में कौन से आते हैं? इसमें सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल, ये सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल ये सभी प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वे सभी उत्पादक वर्ग में आते हैं। एक परितंत्र में अपघटक की क्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं ताप, मिट्टी की नमी और अपघटक की प्रकृति। ताप, मिट्टी की नमी और अपघटक की प्रकृति जो है यह परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने के लिए कारक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है यह सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न तो लाभ और न ही हानि होता है उसे सहभोजिता कहते हैं। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरा को न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है, यह कहलाता है सहभोजिता कहलाता है। खाद्य श्रृंखला के इंटरलिंकिंग पैटर्न को कहते हैं खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के इंटरलिंकिंग पैटर्न को खाद्य जाल कहते हैं। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसी झील के लिटोरल जोन में होते हैं किनारे का पौधा। किसी झील के लिटोरल जोन में कौन से पौधे होते हैं? किनारे का पौधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं जो हैं जीव एवं अजीव। जीव एवं अजीव ये पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है फसल का खेत। फसल का जो खेत है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जिसमें धान का खेत भी हो सकता है। उत्पादक और खाने का क्रम को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। उत्पादक और खाने के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण घास, हिरन, शेर। घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खा जाएगा, यह होता है खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशा में होता है, सीधा होता है। ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशा में होता है। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एक परितंत्र में अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु एक परितंत्र में अपघटक होते हैं। अपघटक में आते हैं कवक और जीवाणु आते हैं। एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का तात्पर्य है एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहता है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालता है, उसे हम परितंत्र का अष्टोन जाति कहते हैं। अष्टोन जाति का मतलब होता है एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहता है लेकिन परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाता है, उसे हम लोग कहते हैं अष्टोन जाति। नेक्स्ट प्रदूषक में जैव विघटित होते हैं वाहित मल। वाहित मल जो है प्रदूषकों में जैव विघटित ये होते हैं, वाहित मल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत किया था एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रस्तुत किया था। एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत किया था। पारिस्थितिकी विज्ञान संबंधित है जीव और वातावरण के बीच संबंध से। पारिस्थितिकी विज्ञान संबंधित है जीव और वातावरण के बीच में संबंधित है, यह पारिस्थितिकी तंत्र जो है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश जो होते हैं सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। आहार श्रृंखला में मौजूद मेंढक, टिड्डा, घास और सांप। यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर सांप होगा। घास
प्रथम पे है तो तृतीय पे मेढक को कौन खा जाएगा? सांप खा जाएगा। तो क्या होगा? तृतीय पोषक स्तर पे सांप हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती रहती है। एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं, लेकिन हर चरण में ऊर्जा घटती है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। जैविक जैविक संसाधन के उदाहरण है वन, मछली, वन्य पशु, फसलें, मानव, पशुधन आदि। ये सभी जैविक संसाधन के उदाहरण है। वन, मछली, वन्य पशु, फसल, मानव और पशुधन, ये सभी वन्य जीव है। जैविक जैविक संसाधन, ये सभी जैविक संसाधन है। शैवाल, जल पक्षी, मछली, बड़ी मछली, छोटी मछली, अन्य बड़ी आहार में डीडीटी का संग्रहण किस जीव के सबसे अधिक होगा? जलीय पक्षी में। डीडीटी का संरक्षण सबसे ज्यादा जलीय पक्षी में होता है। जीव जो सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। जीव जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे, वह उत्पादक कहलाएंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण से है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध जो शरीर संरचना और वातावरण से, शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है इकोलॉजी। इकोलॉजी किसको बोलते हैं? पारिस्थितिकी को बोलते हैं। शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है जैव विविधता, जिसमें है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम था फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडायवर्सिटी था। अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में जिस एक मार्ग का अनुसरण करते हैं उत्तर से दक्षिण की दिशा में, अधिकांश प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में उत्तर से दक्षिण दिशा मार्ग का अनुसरण करते हैं। भारत में जैव विविधता तटस्थ हॉट स्पॉट पश्चिम घाट को, भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है, तप्त स्थल है पश्चिम घाट में है। भारत में जैव विविधता जो है यह हॉट स्पॉट कहाँ पे? पश्चिम घाट में है। जैव विविधता शब्द का मतलब होता है, वाल्टर रोजर ने दिया था, जब जैव विविधता शब्द को वाल्टर रोजर ने दिया था। जैव विविधता का शीर्ष स्थल है पश्चिम घाट। जैव विविधता का शीर्ष स्थल जो है पश्चिम घाट में है। सबसे अधिक संख्या में भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में पाए जाने वाला संभव है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में पाए जाने वाला संभव है, यह है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर गुजरात में। गुजरात में एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास, जिसमें है विश्व पृथ्वी सम्मेलन प्रथम बार हुआ था रियो डी जेनेरियो में। विश्व पृथ्वी सम्मेलन पहला बार जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोप करके, वृक्ष लगा करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। रामसर प्रस्ताव संबंधित था आर्द्र भूमि के संरक्षण से। तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? लद्दाख में। यह है तसोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि जो है लद्दाख में है। 3R पर्यावरण रक्षा में जुड़े हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग। 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। पहला रिड्यूस होगा, फिर रीयूज होगा, फिर रिसाइकिल होगा। ये 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जीईओ जारी करता है, यूएनडीपी करता है, यूएनईपी ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जीईओ जारी करता है। एजेंडा 21 संबंधित है रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में 1992 में एजेंडा 21 संबंधित है। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई प्रकाशित किया गया था 2002 में। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई प्रदर्शित किया गया था 2002 में। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है 1000 किलोग्राम CO2 से। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है समतुल्य होता है 1000 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरण से। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरण से। किसी मरु क्षेत्र में मिट्टी अपरदन को रोकते हैं पेड़ लगाकर वन रोप करके। हम लोग किसी मरु क्षेत्र में मिट्टी अपरदन को रोक सकते हैं। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर टुकड़े को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना, यह मिट्टी अपरदन कहलाता है। जैव विविधता जैव क्षेत्रीय भंडार की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कुल जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव क्षेत्रीय भंडार की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? कुल जैव विविधता का संरक्षण करना। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसमें पहला प्रश्न है भारत के सबसे उत्तरी दिशा में जैव मंडल है नंदा देवी। नंदा देवी जो है भारत का सबसे उत्तरी दिशा में स्थित जैव मंडल है नंदा देवी। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में पश्चिम बंगाल में बुक्सा
बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। गया जी सॉरी राजा जी पार्क राष्ट्रीय पार्क का प्राकृतिक आवास एशियाई हाथी का राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है लक्षद्वीप में। पिट्टी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में कौन सा अभ्यारण्य है? पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप में है। पक्षी अभ्यारण्य लक्षद्वीप में पिट्टी द्वीप है। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी। राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है पक्षी के लिए राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। दागी दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण करता है? कश्मीरी हिरन का संरक्षण करता है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान है। कैमूर वन अभ्यारण्य बिहार में। नाग नातंगकी नेशनल पार्क अवस्थित नागालैंड में। नातंगकी नेशनल पार्क नागालैंड में कौन सा नेशनल पार्क है? नातंगकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के जिस राज्य में है या मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह वाल्मीकि नेशनल पार्क है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी तट पर है वाल्मीकि नेशनल पार्क है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। वह राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का जो है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः संरक्षण में हुआ हाथी है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यतः संरक्षण में हाथी है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। भारत की साइलेंट वैली कहते हैं केरल को साइलेंट वैली कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदूषण जिसमें पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का जलना ही वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली सार्वजनिक जहरीली गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। जिस ईंधन के कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है हाइड्रोजन से कम प्रदूषण होता है। भारत में जल प्रदूषण निरोध अधिनियम बना था 1974 में बना था। वह उद्यान जो सर्वाधिक अल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है या थर्मल पावर प्लांट है। वह उद्योग जो सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है या थर्मल पावर प्लांट है। यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध है प्रदूषण नियंत्रण से। गैस वायु प्रदूषक है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो यह गैस जो वायु प्रदूषक है। भोपाल गैस त्रिशादी में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का इसमें क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रिशादी में लीक हुई थी मिसाइल आइसोसाइनेट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत है। ओजोन परत के लिए हानिकारक है CFC गैस। ओजोन परत के लिए हानिकारक जो है CFC गैस होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किरणों में पहुंचने के लिए सुरक्षा करती है परावैंगनिका। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य के आने वाली प्रकाश में विकिरण को या परावैंगनिक किरण को सुरक्षा करती है पृथ्वी के।
ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन छिद्र के तात्पर्य है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। ओजोन छिद्र से मतलब है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें बचाती है ओजोन से। ओजोन जो है ओजोन सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है ओजोन। वायुमंडल परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है ओजोन मंडल है। वायुमंडल परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को हमारी रक्षा करती है ओजोन मंडल है। हरित नेक्स्ट टॉपिक है हरित गृह प्रभाव जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था क्योटा में। क्योटा में जो आयोजन हुआ था पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था क्योटा में। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। अम्लीय वर्षा के ऑक्साइड के कारण होता है सल्फर और नाइट्रोजन। अम्लीय वर्षा जो होता है यह सल्फर और नाइट्रोजन के कारण होता है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्रीन हाउस संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से। मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा जो है ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण है। एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण हिमखंड पिघल रहे हैं। गैस जो मौसमी परिवर्तन के लिए प्रभावी नहीं करता वह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है मौसम परिवर्तन के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण एवं प्रवर्धन। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा उदाहरण है सुमेध जाति का। हिमालयी भालू और विशाल पांडा है सुमेध जाति का उदाहरण है। लाल किताब आंकड़ा उपलब्ध कराती है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतु का। लाल किताब जो है रेड डाटा जो बुक है यह उपलब्ध कराता है विलुप्त प्राय पादप और जंतु का। चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्ष को जंगल से काटने से रोकने के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू हुआ था 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था वह 1972 में हुआ था। डोडो है विलुप्त पक्षी। विलुप्त पक्षी का नाम डोडो है। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरबन में। सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना आरंभ हुआ था 1991-92 में। हाथी परियोजना 91-92 में चालू हुआ था। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन 1988 है। भारत में वन नीति 1952 में चालू हुआ था उसको संशोधन करके 1988 में किया गया है। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था उत्तराखंड से हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाती है अनवीकरणीय है। संसाधन जो वर्षों से उपयोग से समाप्त हो जाएगी अनवीकरणीय है। संसाधन को हम ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म होते जाएगा ना। जैव विविधता को कम करने के लिए उपयोगी होता है प्रोसोपिस जूलिफोरा या बिलायती बबुल जो है जैव विविधता को कम करने के लिए उपयोगी है। बिलायती बबुल। अक्षय अक्षय नवीकरण ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। सूर्य जो है नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरण ऊर्जा का स्रोत कोयला जो है अनवीकरण है। पेट्रोल सभी अनवीकरण है। ये घटते जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत वायु है। वायु जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। भारत के जिस राज्य में सबसे अधिक वन ऊर्जा का है तमिलनाडु में। भारत राज्य के जिस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा है पवन ऊर्जा ज्यादा किसमें तमिलनाडु में है। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। स्वीडन कार्बन कर लगाने वाला पहला देश है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण में विविध है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह वर्ष 1968 में किया गया था। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1968 में किया गया था। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था मुनौरा मध्य प्रदेश में। मुरैना मध्य प्रदेश में भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस है। हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का तरीका इलेक्ट्रोलाइसिस है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा मिलता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकांश प्रजातियां जंगल में निवास करती है। चीड़ के जंगल में पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षी के अधिकांश प्रजाति जंगल में निवास करती है। चीड़ के जंगल में। शांत घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक SO2 है। सल्फर डाइऑक्साइड है। SO2 अम्ल वर्षा के लिए प्रदूषक है।
वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहत एवं उच्च स्रोत जंगल के पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण करना। वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहत एवं उच्च स्रोत जो है जंगल के पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण का होता है। राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित क्रम कौन सा है? गुड्डी गुड्डी तमिलनाडु में है, गुइड्डी जो है तमिलनाडु में है, भगवान महावीर गोवा में है, भगवान महावीर गोवा में है, बलकप्पम बल परक्रम मेघालय में है। राष्ट्रीय उद्यान गुड्डी गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, बल प्रक्रम मेघालय में। राष्ट्रीय उद्यान बल प्रक्रम जो है राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, बल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, गुइड्डी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम का मतलब होता है निलंबित कणिका तत्व होता है। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एसपीएम का प्रयोग होता है। एसपीएम का मतलब होता है ये निलंबित कणिका तत्व होता है। एक खाद्य श्रृंखला होती है घास, हिरन और बाघ। एक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर, ऊर्जा स्तर का सबसे अधिक उत्पादक होता है। घास भूस में ज्यादा पोषण होता है, पोषक तत्व होते हैं। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पाई जाती है। जैव भार या पिरामिड, जैव भार का पिरामिड जो होता है उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड होता है। मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। वह जानवर जो मांस खाता है यह कार्निवोर है। कार्निवोर वह जानवर है जो मांस खाता है, कार्निवोर है। हिमालय भूरा भालू एशियाई जंगली भैंस रेगिस्तानी लोमड़ी उदाहरण है दुर्लभ प्रजाति के। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी ये सभी उदाहरण हैं दुर्लभ प्रजाति के। गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक मानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। जैव निम्नीकरण पदार्थ है लकड़ी और रुई जो है जैव निम्नीकरण पदार्थ है। ऑटोमोबाइल निकास एडजॉइंट का सबसे खतरनाक प्रदूषक है यह शीशा है। ऑटोमोबाइल्स निकास एडजॉइस्ट का सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन है? शीशा है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है दक्षिण ध्रुव पर। ओजोन छिद्र जो है अधिक होता है दक्षिण ध्रुव पर। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह है विशालकाय पांडा। विशालकाय पांडा WWF का चिन्ह है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह विशाल पांडा है। मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी क्षरण कहलाता है। पारिस्थितिकी क्षरण जो है मानव गतिविधि के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। एक सींग वाला गेंडा असम में है। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में है? असम में पाए जाते हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। बीडीओ जैव ऑक्सीजन की मांग की गति इंगित करता है पानी बहुत प्रदूषित है। बीडीओ जैव ऑक्सीजन की मांग उच्च मात्रा इंगित करती है पानी बहुत प्रदूषित है। वायुमंडल को किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? यह समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है जनसंख्या वृद्धि। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% वायु में ऑक्सीजन है। मत्स्य कृषि सूचक होता है। मत्स्य कृषि सूचक है साम्यवाद का। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः पाया जाता है फूल पर, पत्तियों पर। फूलों पर और पत्तियों पर वायु प्रदूषण का प्रभाव देखा जाता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव फूल और पत्ती पर देख सकते हैं आप। अजीविकीय कारक है आर्द्रता। आर्द्रता जो है अजीविकीय कारक है। द्वितीय प्रदूषण जो है रासायनिक धुआं, ओजोन और अम्ल वर्षा ये सभी द्वितीय प्रदूषण है। द्वितीय प्रदूषण कौन है? रासायनिक धुआं, ओजोन और अम्ल वर्षा द्वितीय प्रदूषण है। नेक्स्ट है भारत में बाघ का आरक्षित क्षेत्र है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी बाघों के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये सभी बाघ के लिए संरक्षित है। देहरादून में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुआ था। देहरादून में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुआ था। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा हुआ गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है जिला में स्थित है। यह कोरापुट में। कहाँ पे है? कोरापुट में। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा विश्व प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया गया है वह है कोरापुट में। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया रूप में क्रियाशील होते हैं। अपघटक में बैक्टीरिया शामिल होते हैं इकोसिस्टम में। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होता है तो विनिष्ट होता है ओजोन मोन्ट्रीनियोल को। ओजोन
मोलिक्यूल को ओजोन में मोलिक्यूल को खराब करता है। क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी निर्मित होते हैं तो नष्ट करते हैं ओजोन परत को। ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। शैवाल और कवक के मिलाने वाले लाइकेन बनता है म्यूचुअलिज्म होता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म जहाँ जीव रहता है वह सटीक स्थान कहलाता है आवास। जहाँ पे जीव रहता है वो सटीक स्थान आवास कहलाता है। वायु की सबसे अधिक प्रदूषित करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु को ज्यादा प्रदूषण करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक जैव अनिवीकरण नहीं है, लैब अपमार्जक जो है जैव अनिवीकरण नहीं है। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी से टकराती है। ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण पराबैंगनी जो किरणें हैं यह पृथ्वी से टकराने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। मोटर गाड़ी के निशेष नली से निकलने वाले प्रदूषणकारी गैस का मुख्य अवयव कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। मोटर गाड़ी के निशेष नली से निकलने वाले प्रदूषणकारी गैस का मुख्य अवयव कार्बन मोनोऑक्साइड है। वह गैस जो अम्ल वर्षा का कारक है सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारक है। कई वर्ष बाद मार्च 2009 में क्या बोलते हैं जानव जाति के गैंडे देश में पाए गए। इंडोनेशिया में गैंडे के कुछ जाति पाए गए थे कई वर्षों के बाद। समुद्र में हरित पौधे मछली के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। समुद्र में हरित पौधे मछली के श्वसन हेतु लाभप्रद होते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अच्छा, क्या ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं? ये जो होते हैं हरे पौधे होते हैं, पानी मछली को ऑक्सीजन देते हैं। या वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार होता है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। भारत में नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र खोजा गया था 1985 में। 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र खोजा गया था। 1985 में खोजा गया था। सबसे वनाच्छिद्र राज्य कौन है? मिजोरम में सबसे ज्यादा वनाच्छिद्र राज्य है। कहाँ पे? मिजोरम में। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के से ज्यादा संवेदनशील है कोरल जो है विलुप्त होने का कगार पर है। वह समुद्री जीव जो विलुप्त होने के ज्यादा संवेदनशील है वह कोरल है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु को सामूहिक रूप से कहते हैं प्लैंकटन कहते हैं। प्लैंकटन। एक जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतुओं के समूह को क्या कहते हैं? प्लैंकटन कहते हैं। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं ऑक्सीजन हेतु। एक मछली जलकुंड में हरे जलीय पौधे प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं मछली हेतु। जलीय रूप से जैविक रूप से अपघटनीय नहीं है। एल्युमिनियम एल्युमिनियम जो फाइल है जैविक रूप से अपघट्य नहीं है। यह वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। यूएनईपी मुख्य रूप से संबंधित है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। यूएनईपी जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। रियो डी जेनेरियो प्रसिद्ध है, वहां पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वर्जेशन ढांचा संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कमी करने के लिए जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में कमी करने के लिए। त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण के कारण ध्वनि प्रदूषण से डेसिबल से नापते हैं। वैश्विक तापन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र होता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल। उच्च कैंसर त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी किरण के कारण हो रहा है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में H2SO4 होता है। अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा H2SO4 होता है। पर्यावरण बनता है जीवीय घटक से भू आकृति से घटक से अजैव घटक से। जीव अजैव भू आकृति सभी मिलकर के पर्यावरण बनाते हैं। ग्रीन पीस हरित शांति है पर्यावरण समर्थक का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस है। E20 क्या है? अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को E20 कहते हैं। E20 का अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को कहते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन करते हैं ओयस्टर का संवर्धन करते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया गुजरात राज्य के शिवराजपुर तट को। कंट्रोल अवक्षेप का प्रयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवशोषित करने के लिए। सतत विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था
ब्रटलैंड आयोग ने सतत विकास के लिए ब्रटलैंड आयोग ने प्रतिपादित किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय का। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सतत विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था बटलैंड आयोग ने सतत विकास का दिया था। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जुड़ी मेघा पाटेकर से नर्मदा बचाओ आंदोलन जुड़ा हुआ है। नगोया प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2014 में। नगोया प्रोटोकॉल 2014 में प्रभावी हुआ है। एक सींग वाला राइनो गेंडा पाया जाता है असम में। सामाजिक वानिकी संबंधित है, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। सामाजिक वानिकी संबंधित है, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, ये सभी सामाजिक वानिकी के उदाहरण है। कृषि विद्या विद्या इको फ्रेंडली है या ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है यह है कृषि विद्या इको फ्रेंडली है। हरा सूचकांक विकसित होता है विश्व बैंक द्वारा। हरा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जैसे आती है, क्या बोलते हैं, विकसित किया गया। हरा सूचकांक विश्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है। जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होता है एजोला है। एजोला जो है जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त होता है। जैविक खाद के लिए एजोला का प्रयोग करते हैं। बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है, फसल, आवास, मनुष्य और मवेशी सभी होता है, बाढ़ से प्रभावित होता है। भारत में सबसे कम वन है, हरियाणा में सबसे कम वन है। हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है भारत में। सबसे कम वन हरियाणा में पाया जाता है भारत में। सबसे कम वन हरियाणा में। जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ खुद पर था हमारा। नेक्स्ट है, इसमें जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे है शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर जो है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष में आयु से पहले मरने वाले बच्चे के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उस विशेष वर्ष में 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में के रूप में एक वर्ष से पहले आयु में मरने वाले बच्चे के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिला में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कटिहार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ पे, कटिहार में। मैं कटिहार से हूँ। ये जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ, कटिहार में है। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का कारण क्या है। शहर में अधिक श्रम की मांग है। शहर में ज्यादा श्रम की मांग है। गांव शहर के बीच असंतुलन विकास है। ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार है, इसलिए सब लोग शहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, शहरों में अधिक श्रम की मांग है। शहर में ज्यादा लोग लेबर की मांग करते हैं, काम करने वाले की ज्यादा खोज शहर में होती है। गांव शहर के बीच में असंतुलन विकास हो रहा है, दोनों में अलग अलग विकास है। ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार है, इसलिए सब लोग शहर भागते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं, कुल जनसंख्या से कुल क्षेत्रफल में भाग लगा देंगे तो क्या निकलेगा, जनसंख्या घनत्व निकलता है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कुल जनसंख्या एवं में कुल क्षेत्रफल के अनुपात को ही भाग लगाएंगे तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर परसेंट कितना है, 17.64 है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का परसेंटेज कितना है, 17.64% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा असम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा ग्रामीण असम में है। हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश में होता है ना, असम बता रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला राज्य जो है या तीसरा राज्य है। बिहार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा राज्य है ज्यादा जनसंख्या में। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र होगा या तीसरा होगा बिहार है। भारत में अंतिम जनगणना की गई थी 2011 में। अंतिम जनगणना 2011 में हुआ है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर दिल्ली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर बोलेगा तो दिल्ली है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, साक्षरता केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक महिला साक्षरता न्यूनतम तुलना में न्यूनतम है असम में, बहुत कम असम में है। जनसंख्या 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की संख्या केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितना, 16 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 16 है। वह वर्ष
वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनईपी लागू किया गया था 2000 फरवरी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू किया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 102 मिलियन था 100 कितना मिलियन था 1029 मिलियन था। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय औसत से अधिक 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 18 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की संख्या 18 है। 2001 से 11 के दशक में भारत में सर्वाधिक राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर कौन किया था? मेघालय किया था। मेघालय जो था 2001 से 11 के दशक में भारत में राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय में हुआ था। मेघालय में भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार दमन और दीप में लिंगानुपात सबसे कम था। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार दमन और दीप में लिंगानुपात सबसे कम था। भारत की जनगणना 11 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार राज्यों में महिला साक्षरता दर सबसे कम बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राज्यों में हुआ राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया अरुणाचल प्रदेश में, जिनसे 17 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। भारत में शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में है। भारत में साक्षरता सबसे कम बिहार में। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात सबसे अधिक है ईसाई में। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात धर्म में सबसे अधिक है, ईसाई धर्म में सबसे ज्यादा लिंगानुपात में ज्यादा है। जनसंख्या लाभांश दृष्टि करता है किसी जनसंख्या का तरुण आयु जनसंरचना जो होता है, जनसंख्या लाभांश निर्दिष्ट करता है। जनसंख्या लाभांश किसे कहेंगे? किसी जनसंख्या का तरुण आयु वाले को कहेंगे। प्रति वर्ग किसी जनसंख्या घनत्व अधिक होता है बिहार का। प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का 1106 है शायद। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल में। राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल में है। जनगणना 1 के अनुसार जिस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यरत जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक थी, यह थी तृतीय था। जनगणना 2001 के अनुसार जिस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या का संलग्न द्वितीय सर्वाधिक रहा, यह तृतीय क्षेत्र का। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को हुआ था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को हुआ था घोषणा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु कितना है? 60.8 वर्ष है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों का औसत आयु 60.8 वर्ष था। मानव का सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर हैं अरुणाचल प्रदेश में। धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर हैं अरुणाचल प्रदेश में। बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश में है। जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सबसे ज्यादा है? केरल में। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिस शहर में जनसंख्या न्यूनतम है पटना में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितना? 16% है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना थी? 8 करोड़ 29 लाख फलना चलना। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना में करोड़ थी 102.7 करोड़ था। जनसंख्या घनत्व कहलाता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जिस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज्यादा किसमें? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या जो था, जनसंख्या कितना नगरीय है? 28% नगरीय था 2001 में। जिस राज्य में जनगणना 2001 के अनुसार नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे था? तमिलनाडु में था। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन है? महाराष्ट्र। 1 नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश। 2 नंबर में महाराष्ट्र है। 3 नंबर में कौन है? बिहार है जनसंख्या की दृष्टि में। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात रहा है? दमन और दीप में लिंगानुपात सबसे न्यूनतम रहा था। न्यूनतम लिंगानुपात 2011 केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात दमन और दीप में था। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जनगणना 11 के साक्षरता दर में तीसरे सर्वाधिक मान रहा है। मिजोरम में तीसरा नंबर पे था सर्वाधिक में। सीसीए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किया जाएगा जनगणना विभाग द्वारा। सीसीए के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन का निष्पादित करेगा जनगणना विभाग के द्वारा होगा। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या में
अधिक संकेंद्रीकरण है मिजोरम में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण मिजोरम में है। जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मुख्य कारक कौन है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या में परिवर्तन के तीन प्रमुख कारक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास है। जनसंख्या घटने से मानव अनुपात भूमि घट बढ़ जाता है। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। जनसंख्या घट रही है, जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो रहा है। जनसंख्या घट रहा है, जन्म दर ज्यादा, कम बच्चे जन्म ले रहे हैं, ज्यादा मर रहे हैं, तो क्या होगा? जनसंख्या दर घट जाएगी। 2001 से 31 में मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या था? अकाल और महामारी। अकाल और महामारी के कारण 1901 से 1931 के बीच में भारत में मंद और ऋणात्मक नगरीकरण हो गया था, अकाल और महामारी के कारण। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। बिहार 3 नंबर पे, महाराष्ट्र 2 नंबर पे, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि कितना रहा? 17.70%। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। जम्मू कश्मीर का 889, सिक्किम का 890, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, सिक्किम का 890, जम्मू कश्मीर का 889, हरियाणा का 879। उत्तर प्रदेश सॉरी भारत के वे प्रदेश जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या के 25% से अधिक है, यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। भारत के वे प्रदेश जहां अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 25% से अधिक है, कुल जनसंख्या का 25% से अधिक अनुसूचित जाति जो है, यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 25% से अधिक, कुल जनसंख्या का 25% से अधिक क्या है? अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति जो 25% से अधिक कहाँ पे है? यह है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में है कुल जनसंख्या का। उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई असम में था। यह उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 से 11 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या पाई गई थी, असम में। उत्तर पूर्वी भारत में वह राज्य जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या असम में पाया गया था, असम में यह हुआ था। वह देश जिसकी जनसंख्या 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है, चीन का जो 2050 तक 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है जनसंख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक कहाँ था? मिजोरम में था आदिवासी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में मिजोरम राज्य में आदिवासी की आबादी का प्रतिशत सबसे उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक था। कुल आबादी की तुलना में मिजोरम में क्या आदिवासी की संख्या ज्यादा है। 2011 के जनगणना के अनुसार धार्मिक समूह जैन धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत है। जैन लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जैन धर्म में। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में? केरल में 94% है। केरल में 94% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगर जनसंख्या का परसेंट कितना है? नगरीय जनसंख्या जो है 31.16% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या जो है यह 31.16% है। 31.16% नगरीय जनसंख्या है यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या 31.16% है। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रथम है। सबसे नीचे से प्रथम पे कौन है? बिहार है न्यूनतम जनसंख्या क्या बोलते हैं? साक्षरता में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना? 918 है। लिंगानुपात 918 है। बाल लिंगानुपात 935 है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं स्त्री दोनों में प्रतिशत साक्षरता राज्य न्यूनतम कौन है? बिहार है। दोनों में न्यूनतम है बिहार। हर 1000 जीवित बच्चों में से सबसे पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अच्छा, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? हर 1000 जीवित जन्म में अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब समझे, शिशु मृत्यु दर किसे कहेंगे? मतलब 1 वर्ष के अंदर जीवित बच्चे जो थे उनमें मरने वाली संख्या 1000 बच्चे में कितने बच्चे मर जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? राजस्थान सबसे बड़ा, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। 3 नंबर पे महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में। 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में कौन है? पहले 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, 3 नंबर पे बिहार है जनसंख्या में। क्षेत्रफल में राजस्थान 1 नंबर पे, मध्य प्रदेश 2 नंबर, महाराष्ट्र 3 नंबर पे। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां या 13वां हो गया बिहार। बिहार जो है जनसंख्या में तो तीसरा है, लेकिन क्षेत्रफल में शायद 13वां हो गया है।
भारत में जनसंख्या वृद्धि में इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन वर्ष कहलाया 1921। 1921 भारत की जनसंख्या वृद्धि में इतिहास में वह वर्ष जो महाविभाजन वर्ष 1921 था। महाविभाजन वर्ष 1921 को कहते हैं। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यह बिहार और पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार और पश्चिम बंगाल में है। जननांकिकी में लिंगानुपात दर्ज की जाती है। लिंगानुपात कैसे निकालते हैं? प्रति हजार पुरुष के साथ महिला के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति हजार पुरुष के साथ महिला के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितना है? कमी का रुख दिखलाती है। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कमी का रुख दिखलाती है। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता है। तो इसमें हम लोग अभी पढ़ के खत्म कर दें पर्यावरण पारिस्थितिकी को। बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाइए, धीरे धीरे शुरू कीजिए, अपने जमीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहते हैं, क्या बोले थे कि बड़ी योजना की प्राप्ति करने के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाइए, धीरे धीरे शुरू करो और अपनी जमीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। जब सब जगह खिचड़ी पक रही है आपकी नाकामयाबी की, तो आप हिम्मत लगाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपनी कामयाबी की।